ये आकाशवाणी है। शामियाने के नीचे आज प्रस्तुत है श्री सदानंद पुत्तियारा द्वारा लिखे मलयालम रेडियो नाटक कुत्तार तिन्नु पिय्यिल का ये हिंदी रूपांतर। श्री सदानंद पुत्तियारा मलयालम भाषा की नई पीढ़ी के प्रसिद्ध लेखक और नाटककार हैं। तो सुनिए ये नाटक शामियाने के नीचे। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। टूटे या रहे। ये घर टूटे या रहे, समझे? टूटे या रहे। जैसे मैं चलाऊंगा वैसे चलेगा। हाँ वैसे। बड़ा घर जैसा रह गया है ना? बेटा आनंद, चुप भी हो जाओ। पिताजी हैं तुम्हारे आखिर। बहुत सब्र कर लिया माँ, अब इससे ज्यादा मुझसे नहीं सहा जाता। एक बात सुन ले, सहा नहीं जाता के बच्चे। आगे से जुबान लड़ाई तो दांत बाहर कर दूंगा। मार ही सकते हैं ना आप, पाल के भी दिखाया होता। हे भगवान, अब तो तुम मुझे इस संसार से ही उठा ले। माँ जरा सामने से हट जा, देखता हूँ ये कैसे और कितना पीटते हैं। अच्छा, और मैं कहता हूँ हड्डी पसली तोड़ के हड्डी, तो मैं कहाँ का? जरूर तोड़िए हड्डी पसली। मेरी उम्र देख लीजिए, आखिर मेरी जिंदगी है। पेट के लिए एक दाना अनाज ला नहीं सके और चले हैं हड्डी पसली तोड़ने। इस सनंतु को समझा दे रही, जुबान लड़ाएगा तो जुबान खींच लूंगा। किस किस की जुबान खींच लेंगे आप? दुनिया भर कहती फिर रही है, जिस आदमी को देखो वही कहता। क्या कहता है? अब और जुबान मत खुलवाइए। अबे बोलता क्यों नहीं? यही कि दुनिया भर का उधार खाते हैं और जाने किन किन औरतों के पास जाते हैं। मैं मर क्यों ना गई? तेरी इतनी मजाल, निकल जा। निकल जाऊंगा, आपके कहे बगैर निकल जाऊंगा। मैं तेरी दुनिया निकाल लूंगा। तूने समझा क्या है? निकल जा यहाँ से, अभी निकल जा। देख ले माँ, यही है मेरा बाप। फिर मैं कहना घर छोड़ने को कहता है, समझता है मैं भूखों मरूंगा। अरे इससे अच्छा कमा के दिखाऊंगा। हाँ हाँ, तो जाता है कि नहीं? अरे तू ही मान जा रे आनंद, मैं क्या करूं? जा रहा, अब कभी लौट के नहीं आऊंगा। आनंद, अरे आनंद सुन तो। जाने दो। वही अनंत हूं ना मैं। आज परसों के बाद फिर वही शब्द सुने, टूटे या रहे। बीते हुए को भूल जाओ मास्टर, आने वाले दिन को देखो। किस फिक्र में पड़े हो? पता नहीं, लगता है जब तक जीऊंगा तब तक ये दर्द मुझे सालता रहेगा। माँ की याद नहीं भूलती। ना भूलने से भी क्या फायदा दोस्त? हाँ, हो सकता है। जानते हो इस्माइल, कॉन्गो के जंगलों से लाए गए खूंखार शेरों को इन्हीं हाथों ने इशारों पर नचाया है। लेकिन लगता है मेरी जिंदगी भी कोई ऐसा ही जानवर है जिसे कोई नचा रहा है। एक घोड़ा दिखाता है और कहता है नाचो, और मैं नाचता हूं, दर्द से छटपटा कर नाचता हूं। पिछले 7 बरस से इस सर्कस के शामियाने के नीचे मैं रिंग मास्टर अनंत खुद किसी जानवर की तरह जी रहा हूं। रिंग मास्टर अनंत। Beauty Queen Devki. We now present She Who Rides the Tiger. Beauty Queen Devki. कुमारी देवकी इस कंपनी का चमकता सितारा है। खतरनाक अफ्रीकी शेर की पीठ पर सवार इस बनदेवी के करिश्मे आपको चकाचौंध कर देंगे। कुमारी देवकी, we now present She Who Rides the Tiger. अरे रघु, देवकी, क्या हुआ? अपने अनाउंसमेंट्स की प्रैक्टिस कर रहे थे? हाँ? बैठो देवकी, प्रैक्टिस नहीं बल्कि खैर छोड़ो। सुनो रघु, आज तुमने अपने अनाउंसमेंट में कमाल कर दिया। तुम्हें अच्छा लगा? अच्छा, बाप रे, इस तरह बढ़ा चढ़ाकर मेरे बारे में अनाउंसमेंट करोगे तो बाकी लड़कियां मुझे जिंदा खा जाएंगी। मैंने कुछ गलत कहा था? मैंने कहा था She Who Rides a Tiger। जानती हो ना, इसके 2 मतलब हुए।
एक तो वो लड़की जो शेर पर सवार होती है, और दूसरा ये कि वो लड़की जो प्राणांतक संकट से जूझती है। कहावत है ना, जो शेर की सवारी करता है वो उस पर से उतर नहीं सकता। मगर मैं तो उतर आई क्यों? मगर सुनो, आज जो प्रोफेसर जैसी भाषा क्यों बोल रहे हो? मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। चलो मान लिया, मगर आगे से ऐसे अनाउंसमेंट मत करना भाई। क्यों? बस कह दिया। देवकी, बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता था, काश कह पाता। रघु, सच कह रहा हूँ देवकी, जो कभी नहीं कह सका वो शायद अपने अनाउंसमेंट में कहने की कोशिश करता हूँ। रघु, मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। मैं तुम्हारे इन शब्दों का मतलब नहीं समझती हूँ, इतनी मूर्ख नहीं हूँ। मुझे गलत मत समझो देवकी, मैं न जाने कब से मन में ये साथ जुटाया था कि कभी तुम्हारे सामने मन को खोल सकूं। रघु, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लगता है। हाँ, जब जब तुम्हें देखा है लगा है दिमाग खराब हो रहा है। मैं कैसा छटपटा रहा हूँ तुम्हें नहीं मालूम। तुम्हारी आंखें, ये बाल, ये चेहरा। रघु, होश में आओ। अगर यही बात किसी दूसरे ने कही होती तो शायद मैंने थप्पड़ मार दिया होता। देवकी, अब मेरा नाम अपने मुंह से कभी मत लेना। देवकी, मुझे इतना गलत मत समझो। तुम नहीं जानती, पता नहीं कैसे तुम्हें देखता हूँ तो मेरे बचपन का वो दिन याद आता है, जिस दिन मेरी बहन ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। बिल्कुल यही चेहरा, यही माथा, यही बाल, यही आंखें। ये क्या कह रहे हो रघु? सीता नाम था उसका। जिस दिन इस सर्कस में भर्ती हुआ था उसी दिन तुमसे कहना चाहता था, लेकिन जाने क्यों कभी कह नहीं पाया। बिना माँ बाप के हम तो न जाने कैसे जीवन बिताते थे एक छोटी सी झोंपड़ी में। एक दिन अचानक रात को कुछ गुंडे आ घुसे। वो सीता को उठा ले जाना चाहते थे। मैं छोटा था, असहाय था, मगर सीता इतनी कायर नहीं थी। जाने कैसे वो झोंपड़ी से निकल भागी। अगले रोज उसकी लाश नहर में मिली। उसने आत्महत्या कर ली थी। काश देवकी, तुम वही सीता होती। रघु, मुझे माफ कर दोगे? नहीं देवकी, इसमें माफी की क्या बात है। हाँ, अगर कहीं तुमने अपनी खोई सीता देख पाता तो शायद जीवन का सब कुछ पा जाता। रघु, मेरी ओर देखो, मैं सीता बनूंगी। देवकी, नहीं, सीता कहो रघु। सीता, मेरी बहन। इस्माइल। आया रिंग मास्टर। गुड मॉर्निंग रिंग मास्टर। गुड मॉर्निंग। अरे सुनो, कल शो के वक्त मैंने महसूस किया था कि तुम्हें वेट लिफ्टिंग में कुछ तकलीफ हो रही है। तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। फिर बात क्या थी? बस अब क्या बताऊं मास्टर, कुछ हो ही गया था। छुपा रहे हो कुछ, हैं? बात यह है कि मन ठीक नहीं था। तभी मैं जान गया था कि कोई ना कोई बात जरूर है। क्या थी? कोई पैसे की तंगी वगैरह? नहीं रिंग मास्टर, पैसे की तंगी का सवाल ही नहीं उठता। फिर? एक खत। खत? अरे वाह मियां, फंस गए ना चक्कर में। किस परी ने लिखा था खत? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। लो पढ़ लो। ओह, अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? समझ में नहीं आता। खत में तो किसी की तबीयत के बारे में भी कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। आखिरी अल्फाज पढ़। ओह वो, अम्मा, वो तो खुशी की बात है, एक बच्चे के बाप बनने वाले हो। इसमें गमगीन होने की क्या बात है? है मास्टर, है। क्या मतलब? क्या तुम अपनी बीवी के चरित्र पर कोई संदेह? या खुदा, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। फिर? यह खुशकिस्मती नहीं, बदकिस्मती है कि मैं एक और बच्चे का बाप बन रहा हूँ। लेकिन क्यों? रिंग मास्टर, उसने तीसरे बच्चे को जन्म दिया तो डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। ओह, ये बात है। तब तो तुमको एहतियात बरतनी चाहिए थी। जब छुट्टी मिलती है तभी तो घर जाता हूँ। उस वक्त जितनी भी एहतियात बरतूं, दिल काबू से बाहर हो जाता है। डॉक्टर की सलाह क्यों नहीं लेते? हमारे घर वाले इसकी इजाजत नहीं देते। बीवी के घर के लोग इस मामले में बड़े पुराने ख्यालात के हैं। उसे तो वो लोग डॉक्टर के पास भी ले जाने नहीं देते थे।
पिछली बार जब वो मारे दर्द के तड़पने लगी तब कहीं जाकर डॉक्टर बुला लाने की हामी भरी थी। तुम ठहरे देश विदेश घूमने वाले शख्स, तुम पहले से ही इस मुसीबत को टालने के लिए कदम उठा सकते थे। इसका तो अब तरीका भी निकल आया है। मैंने इस पर गौर नहीं किया भाई। इस शामियाने के नीचे बस एक ही ख्याल मेरे सर पर सवार रहता था, वजन और वजन और वजन, ज्यादा से ज्यादा वजन। घबराओ नहीं इस्माइल। इस मुसीबत को मैं टालना चाहता था और इसीलिए छुट्टी मिलने पर भी कभी घर नहीं जाता था। आखिर 4 महीने पहले उसका एक खत आया। उसने लिखा था, जरूर तुम्हारी कोई रखेल भी होगी वहां, तभी तो तुम इस स्वराने का नाम तक नहीं लेते, वरना तुमको यहां 4 साल गुजर गए। इस शिकायत के बाद उसी वक्त मैं छुट्टी लेकर घर गया। उससे दूर दूर रहने की कोशिश की, रात को बाहर सोने लगा। बीवी रूठ गई, बोली अगर मुझसे नफरत हो गई है तो फिर यहां आए ही क्यों, वापस क्यों नहीं चले जाते। मेरा पैर फिसल गया भाई। मैं उसको दिल को दिखाना नहीं चाहता था। फिक्र ना करो भाई, हम सोचेंगे। अनंत भैया उसके बच्चा हुआ है। क्या? किसके? अपनी नील पर एक घोड़ी के बच्चा हुआ है। सच? हाँ। मैं संचालक साहब को बताता हूँ। मादा खैरियत से तो है? सब खैरियत है। या अल्लाह। अच्छा हुआ अनंत, मुझे नीलपरी के बारे में थोड़ी चिंता थी। अभी देखूंगा, चलकर बैठो। मगर आप ये पुरानी डायरियां खोलकर क्यों बैठे हुए हैं? पुरानी डायरियां? ये मेरी बीती जिंदगी है। एक नजर पीछे घूमकर देख रहा था। जानते हो, शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो, एक ध्वनि लेकर निकला था मैं घर से। दादाजी ने ध्वनि दी थी सिगरेट लाने के लिए, वही लेकर भाग निकला था। लगता है आप बहुत परेशान हैं। परेशान? हाँ, शायद। परेशानी में ही आदमी अपने अतीत में झांकता है। मैं शायद बिना टिकट यात्रा करता पकड़ लिया जाता अगर किसी ने मेरी मदद न की होती। जानते हो मदद करने वाला कौन था? सर्कस के एक बहुत बड़े आचार्य का एक प्रिय शिष्य। वो मुझे अपनी सर्कस कंपनी में ले गया। 20-25 बरस लगातार मेहनत करने के बाद आज मैं अपने ही एक शामियाने में 500 खिलाड़ी कलाकारों और 200 जानवरों के इस विशाल परिवार का संचालक हूं। इस पर हमें भी अभिमान है सर। आज हमारे यहाँ जितने कलाकार हैं उनको निरंतर लंबे अभ्यास के बाद मैंने तैयार किया था। इसमें तुम्हारा भी अपना हिस्सा है अनंत। उत्तर केरल के यहाँ कितने ही खिलाड़ी हैं, उनमें से ज्यादातर जवान सर्कस कला के प्रति लगन से प्रेरित होकर यहाँ आए हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो अपने जीवन यापन के लिए या अपने घर संसार की सहायता के लिए सर्कस में भर्ती हुए हैं। मैं तो ऐसी किसी भी श्रेणी में नहीं आता। मैंने ऐसा कहा भी कब था? परिस्थिति ने मुझे इसके लिए मजबूर किया था। परिस्थितियां ही मानव को बनाती हैं। क्यों मिस्टर आनंद, शेर के पिंजरे में 2 दिन से कुछ अशांति सी? यह अशांति सिर्फ जानवरों के पिंजरे में ही नहीं है। मैं भी ये जानता हूं, इस शामियाने के भीतर का अनुशासन, अगर उसमें ढिलाई आ गई तो मुझे अपनी बंदूक उठानी पड़ेगी। मैं कुछ भी सहन कर सकता हूं, अनुशासन में ढिलाई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर्कस कंपनी मेरे सुपुर्द करते हुए मेरे आचार्य ने यही सलाह दी थी। सर्कस कंपनी की सफलता उसके सदस्यों की ईमानदारी और अनुशासन पर निर्भर है। जब उसमें आंच आने लगे तो उस कंपनी को तोड़ दो। किसी कमजोर व्यक्ति के लिए शामियाने में जगह नहीं। वैसे सर, जहां तक मैं समझता हूं, सर्कस का कोई भी खिलाड़ी मुद्दत तक कर्तव्य नहीं दिखा सकता। इसीलिए मैं नई पीढ़ी को प्रशिक्षण दे रहा हूं। नई पीढ़ी गढ़ लेने के साथ क्या हम कमजोर हो रही पुरानी पीढ़ी को समुचित न्याय देने की ओर ध्यान देते हैं? बार प्लेयर मणि जब बेहोश होकर गिर पड़ा था तो उसके लिए हमने क्या किया था? उसे घर वापस भेज दिया और बस। उसे हमने कंपनसेशन दिया था। क्या उस धन से वो अपने टूटे हाथ पैर ठीक करवा सकता था? उससे अपना गुजारा कर सकता था? आनंद, और किया क्या जा सकता था? तुम इस सर्कस के बारे में सब कुछ जानते हो। हर दिन 5,000 से ज्यादा रुपए हम खर्च करते हैं। हर रोज औसतन इतनी रकम हमें न मिली तो क्या हाल होगा? जरा सोचो तो।
तुम्हारी तरह मैं भी सोचा करता था जब मैं किसी दूसरे के अधीन काम करता था। मैं आपका दोष नहीं निकाल रहा हूं। सर्कस के कलाकारों की तरफ लोगों की जो नियत है उसकी ओर इशारा करना चाहता हूं। जमाना बदलने लगा है अनंत। सर्कस को एक उत्तम कला का दर्जा मिल रहा है। सर्कस कलाकारों के बीमे और बुढ़ापे की पेंशन की व्यवस्था चालू होने वाली है। तुम लोगों को एक अच्छे रिंग में खड़ा करके बस उसके बाद मैं शामियाने से विदा ले लूंगा। ये यकीन मैं दिलाता हूं तुम्हें। साहब क्यों, क्या हुआ दामू? हाथी बिल्कुल अस्वस्थ है साहब। कौन सा हाथी? अकबर। क्या हो गया अकबर को? उस दिन नगर समिति के जुलूस में उसे भेजने के बाद ये हाल हो गया है। वैसे कल के दूसरे प्रदर्शन में भी उसने कुछ बाहर प्रकट नहीं होने दिया था। अनंत को देखते ही वो सब दर्द सहते हुए हर हुक्म की तामील करता है। जरा डॉक्टर को बुलाओ, मुआयना कराओ, समझे? अनंत, तुम भी जरा इस और विशेष ध्यान देना। अकबर हमारे शामियाने का दीपक है। मेरे आचार्य उसका दर्शन करने के बाद ही दैनिक कार्यक्रम शुरू करते थे। मैं रिंग की ओर जा रहा हूं। वहां ललिता एक्रोबैटिक का अभ्यास भी कर रही है। उस लड़की का बेंडिंग ठीक नहीं हो रहा है, उसे जरा और ठीक करना है। हाँ ठीक है, देख लेना उसे। कल सुनो, कल क्यों ना सब जानवरों को लेकर एक बार नगर में घूमा, पब्लिसिटी अच्छी होगी। अच्छी बात है। अच्छा, मैं रिंग की तरफ जा रहा हूं। साहब। हाँ, क्यों इस्माइल, क्या है? साहब, मोटर कूद के खिलाड़ी प्रमोद साहब बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं। क्या कहा? हाँ साहब, उसके तंबू से आ रहा हूँ। 2 दिन से एक मूंछ वाला उसके पास आता रहा है। ये बात है, अब समझा। सर्कस के खिलाड़ियों को लुभा ललचाकर भड़का ले जाने वाले ब्रोकर इस शामियाने में भी आने लगे। इस्माइल साहब, अधिक सुख सुविधाओं का वादा करके वो तुम लोगों को बरगलाएंगे। मैंने ऐसे कितने ही लोगों को देखा है। प्रमोद मोटर कूद का साहसी खिलाड़ी है। उसके चले जाने के बाद उसके स्थान की पूर्ति असंभव है। देखता हूं यहां सचमुच टूटना शुरू हो गया है। सर, प्रमोद ने और भी कई लोगों को लालच देकर फंसा लिया है। जॉनसन, जादूगर सैली सब उसके साथ हैं। हाँ, अब तक तो शामियाने में सब एक साथ जी रहे थे, लेकिन उसमें अब टूटन जन्म लेने लगी है। इसका मतलब और कुछ नहीं, मगर मैं विचलित होने वाला नहीं हूं। इस्माइल साहब, हाथ कट जाने की नौबत आने के पहले मैं उंगली काट डालना बेहतर समझता हूं। वैसे तुम लोग एक बात समझ लो तो अच्छा रहेगा। फटा पुराना कपड़ा और कमीज पहनकर मैं इस तंबू में आया था। ये पैंट और ये सोने का चश्मा क्या इस तंबू ने मुझे दिया था? नहीं, तुम सब लोगों ने मिलकर दिया था। इसलिए सब कुछ तुम लोगों के सामने फेंक कर भाग जाने का इरादा नहीं है मेरा। मैं शामियाना किसी दूसरे के सुपुर्द भी नहीं करना चाहता। अगर ये बर्बाद होने वाला है तो बस एक ही रात में बर्बाद हो जाए। जो बाहर जाना चाहें जा सकते हैं। हाँ, मैं हार मानने वाला नहीं। जब तक ये बंदूक मेरे साथ है मैं हार नहीं मानूंगा। जीवन तू भर हो गया था मेरा। घर वाले आखिरकार मुझे सर्कस वालों के सुपुर्द कर गए थे। देवकी, मैं यहाँ जीने की आशा लेकर नहीं आया था। आंधी में उड़ते सूखे पत्ते की तरह चक्कर काटता हुआ यहाँ आ गिरा था। मेरे पड़ोस की सुंदरी उन दिनों सर्कस में काम करती थी। जब कभी वो घर पर आती, सर्कस की सुख सुविधाओं और वहां से मिलने वाले रुपयों के बारे में हम लोगों को बताती थी। गरीबी से लाचार मेरी माँ ने मुझे भी 7 साल की उम्र में सुंदरी के साथ सर्कस भेजा। उसके बाद घर जाने का मौका मुझे कभी नहीं मिला। आजकल कहाँ है वो सुंदरी? सिंगापुर का कार्यक्रम समाप्त कर हमारी कंपनी जब वहां से वापस आने लगी तो वो हमारे साथ नहीं आई। उसने सर्कस छोड़ दिया था। कुछ समय के बाद हम लोग भी इसी तरह कहीं चले जाएंगे या कहीं जाने पर मजबूर हो जाएंगे। मगर भैया, मैं तब तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती। जब से यहाँ आई हूँ सदा माँ और घर की याद सताया करती है। तुमने मुझे और ज्यादा झंझोड़ दिया है। तुम्हारा घर कहाँ है देवकी? तलईचेरी शहर के पास है। माँ या कोई दूसरा जिंदा है या नहीं, इसका कुछ पता है?
13 साल से मैंने सिर्फ इस शामियाने के भीतर की आवाजें सुनी हैं, बाकी कुछ भी नहीं जानती भैया। कल मिस्टर और मिसेस चाउ कह रहे थे कि वो अपने मुल्क सिंगापुर जा रहे हैं। अपने यहाँ जाकर खेतीबाड़ी करके वो इससे ज्यादा सुखी रहेंगे। यहाँ जितने लोग हैं सभी कुछ दिनों से यहाँ से भाग जाने की इच्छा प्रकट करने लगे। प्रमोद भी एक दूसरी कंपनी में चला जाने वाला था, मगर बॉस के एक सवाल ने उसे रोक दिया। बॉस ने पूछा, प्रमोद, अगर तुम्हारा ये चला जाना तुम्हारी अधिक तरक्की का कारण बनता तो मैं कभी तुमको नहीं रोकता, खुशी खुशी तुम्हें विदा करता। अगर ब्रोकरों के थोथे वादों पर यकीन करके तुमने ये फैसला किया हो तो मैं तुमको शामियाने का दरवाजा नहीं खोलने दूंगा। और क्या नहीं चाहते हो तो इस दरवाजे पर लिखे वाक्यों को भी जरा एक बार पढ़ लो। इस सर्कस का यश मैं अपनी जान की तरह पाले रखूंगा। यहां मैं नहीं, सिर्फ हम हैं। बस यही मेरे पैरों को भी रोक देता है। वैसे ताज्जुब है कि तुम्हारा मन भी ऐसे उखड़ गया। रघु भैया, तुम स्त्री का मन नहीं जानते। चाहकर भी रिश्ते इतनी आसानी से मैं नहीं तोड़ सकती, न इस तंबू के रिश्ते न इसके बाहर के। देव की निराशा शोभा नहीं देती। उपदेश देना बड़ा आसान है। याद है, साइकिल रानी रोजी इसी घाट पर पड़ी मर गई थी। वो मां बनने वाली थी। उसका पति इसी कंपनी का मोटरसाइकिलिस्ट था। मरते समय रोजी ने कहा था, देव की कभी शादी करने का तुम्हारा इरादा हो तो इस तंबू के बाहर जाकर करना। मुझे पहले मालूम नहीं था कि सुंदर शामियाने के भीतर इस तरह की घुटन भरी है। और भी बहुत कुछ है जिससे हमारा वास्ता अभी नहीं पड़ा है। देखिए जल्दी आना। अरे दामू, तुम्हारे कमीज पर यह खून कैसा? रिंग मास्टर नए चीते को सिखा रहे थे कि चीते ने उनके चेहरे को नोच डाला। हाँ? कहाँ है वो? बाईं आंख बाहर निकल आई है, डॉक्टर बुलाया है। दामू चलो चलो। ये क्या हो रहा है सब? अभी उस दिन अनंत घायल हो गया और आज अकबर की हालत हो गई। ये तड़पन मुझसे देखी नहीं जाती। क्या दवा पिलाने से कुछ नहीं हो सकता? अकबर, तुझे साथी बनाकर मेरे गुरुदेव ने सर्कस कंपनी मेरे हवाले की थी। उस शामियाने की मैं कल्पना तक नहीं कर सकता जिसमें तू न हो। मगर गुरुदेव की सलाह को मैं मूल्यवान समझता हूं। किसी कमजोर की इस शामियाने में जगह नहीं। बस गोली मत मारिए, अकबर को वहीं पड़ा रहने दीजिए। असंभव, तुम हट जाओ। अकबर को यूं तड़पता मैं नहीं देख सकता। अकबर को गोली मत मारिए सर, आप मुझे मार दीजिए। दामू, हट जाओ तुम। मेरी छाती को पार करके ही गोली अकबर को लगेगी सर। दामू और अकबर के प्यार को समझिए सर। और मेरा प्यार का उससे कुछ कम है। अकबर के बिना मैं शामियाने की कल्पना तक नहीं कर सकता। परे हट जाओ दामू। अनंत, तुम मुश्किल क्यों चले आए? तुम्हारे जख्म भी ठीक नहीं हुए हैं। सफेद दाग अगर मैं न देख पाया तो शायद मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। इसी दाग ने उसे हम लोगों से छीन लिया। डॉक्टर ने बताया है उसे कैंसर है। अगर वो निशान कैंसर का है तो लीजिए, मेरी छाती पर भी है। मेरी छाती पर भी है ऐसा दाग। किसी कमजोर प्राणी की जरूरत इस तंबू में नहीं है तो मुझे भी समाप्त कर दीजिए। क्या तुम चाहते हो कि यहाँ तड़प तड़प कर मरे? कोई भी सर्कस वाला ऐसा कभी नहीं कर सकता। दामू, यही एक रास्ता बचा है। इस साथी के साथ मुझे भी शामियाने से निजात दिला दीजिए। शांत हो जाओ दामू, शांत हो जाओ। मेरी एक आंख चली गई, फिर भी यहाँ से भागना नहीं, यही डटा रहना चाहता। अनंत, अब मैं भी थक गया हूं। थके हुए आदमी की
इस शामियाने में कोई जगह नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? इस शामियाने के साथ सब कुछ मैं तुमको सौंप रहा हूं। सर। देवकी, सोचा था तुम सबको बुलाकर बाद में बातें करूंगा। ये सर्कस आज से इस कार्यकर्ताओं का हो गया। भारत भर में सबसे पहली एक नई सर्कस कंपनी जन्म ले रही है। अनंत, इसके संचालन की जिम्मेदारी तुम्हारे सुपुर्द है। सर, मैं अब ये जिम्मेदारी संभाल नहीं सकता। किसी एक की जिम्मेदारी नहीं रहेगी, सबकी होगी। उस दरवाजे पर लिखा आदर्श वाक्य मैंने बदल दिया है, नया लिखवाया है। इस सर्कस का यश हम कभी फीका पड़ने नहीं देंगे। अब तक तुम लोगों ने उदारता की रोशनी देखी, अधिकार की आवाज सुनी। आगे से ये सब कुछ नहीं होगा। कल यहाँ का कैंप समाप्त होगा। यहीं से मैं तुम लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। मैं भी विदा लेना चाहती हूँ सर। हाँ? अपनी माँ को छोड़ जाना चाहती हो? ये सर्कस तुम्हारी माँ है ना? अनंत, जरा उसे समझाओ तो। ये जानवर ही खुद समझा रहे हैं देवकी। जंगलों, झरनों के कूलों में विचरने वाले ये जानवर हमारे पिंजरों में बंद हैं। हम पिंजरों में नहीं हैं, मगर हमारे भी बंधन है। क्या तुम ये कर्तव्य का बंधन अनावश्यक समझ रही हो देवकी? मेरे लिए ये असह्य हो गया है। अब मुझसे नहीं सहा जाता, मुझसे नहीं सहा जाता। आओ आओ दामू, आओ। अरे, इस वक्त तो कोई शो नहीं चल रहा, फिर भी तुम चेहरे पर रंग क्यों मल रहे हो? अब मैं ये रंग कभी नहीं पोछूंगा सर। मां तक मैं सर्कस का क्लाउन, मसाया हूं, सबको हंसाने वाला विदूषक, खालिस विदूषक। इस शामियाने के नीचे तुम लोग संतुष्ट रहो, आपस में मिलकर रहो, प्यार बढ़ाओ, घरेलू वातावरण पैदा करो। देवकी, तुम मां की पुकार सुनने के लिए बाहर क्यों जाना चाहती हो? यहीं तुम वो सुन सकती हो अगर चेष्टा करो। ये शामियाना नहीं, संसार है, पूरा संसार। इसकी सुरक्षा का भार तुम लोगों के हाथ में अर्पित कर मैं खुशी खुशी यहां से निकल कर जा रहा हूं। मैं यहां से कुछ भी अपने साथ नहीं ले रहा, सिवा इस बंदूक पे। थकते दम तक मैं चलता चला जाऊंगा। मेरी कोई मंजिल नहीं। मैं अकेला आया था, अकेला ही जा रहा हूं। इस वापसी में अगर मैं किसी गली में थक कर गिर पड़ूं, तो अपने बचाव के लिए ये बंदूक तो है ही। जैसे इसने अकबर को बचाया, वैसे ही मुझे भी बचाएगी। अलविदा दोस्तों, अलविदा। शामियाने के नीचे अभी आपने श्री सदानंद पुत्तियारा के मलयालम नाटक कुत्तार तिन्नू किजील का ये हिंदी रूपांतर सुना। निर्देशक थे दीनानाथ। ध्वनि संयोजन सुदर्शन कुमार ने किया। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। दामू मनोहर सिंह, उद्घोषक तिलक राज मेहता, अनंत राम मैनी, देवकी सुषमा आहूजा, संचालक जमिनी कुमार वीरेंद्र, माता शकुंतला सैनी, पिता R.H. चिश्ती, VIP अरुण माथुर और इस्माइल सुरेंद्र सेठी। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।